अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट नंबर 5 जो कि हमारे साथ वाइटल साइंस है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि ये यूनिट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस यूनिट में आपको वो तमाम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आप सब स्टूडेंट ने कोशिश करनी है कि जो भी मैं आपको पढ़ाता जाऊं आप उसको गौर से सुने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और इसके साथ साथ अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उस कन्फ्यूजन को अपनी दूर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो उसके हवाले से आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे वाइटल साइन को कि वाइटल साइन किसे कहते हैं। इसको हम प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे साथ वाइटल साइन से रिलेटेड जितने भी हमारे साथ टर्मिनोलॉजीज़ आते हैं तो उसको हम डिफ़ाइन करेंगे, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि इसको वाइटल साइन क्यों कहते हैं। ठीक है, आखिर किस बेस पर, किस बुनियाद पर इसको वाइटल करार दिया गया है, तो इस हिस्ट्री को भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्क्राइब करेंगे द फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। टेम्परेचर, रिस्पायरेशन और ब्लड प्रेशर का जो फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट है, फिजियोलॉजिकल से मुराद ये है कि इसके जो फंक्शंस होते हैं तो उस फंक्शंस पर हम बात करेंगे कि टेम्परेचर के जो हमारे साथ मंदरजा झेल फंक्शन है वो कौन कौन से है, रिस्पायरेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या फंक्शन है, और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, तो इन पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्क्राइब करेंगे प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म फॉर नॉर्मल थर्मो रेगुलेशन इन द बॉडी। हमारे बॉडी में किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखती है। ठीक है, उसको रेगुलेट करती है, किस प्रिंसिपल्स के बेस पर ये हमारे बॉडी के जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको होम्योस्टेटिक रखती है, तो इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा हम आइडेंटिफाई करेंगे उन तमाम वेज़ को, उन तमाम तरीक़ों को, उन तमाम फैक्टर्स को जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस जो है हमारे बॉडी में क्या होती है, वो इफ़ेक्ट होती है, वो मुतासिर होती है, तो इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा डिफ़ाइन टाइप्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक। हमारे बॉडी के मुख्तलिफ टेम्परेचर टाइप्स है। ठीक है, और इस टेम्परेचर टाइप्स के अपने ही खसूसियात है, अपने ही करेक्टरिस्टिक्स है। तो करेक्टरिस्टिक्स के बुनियाद पर हम बॉडी के जितने भी टेम्परेचर टाइप्स है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा फीवर के जितने भी साइन और सिम्टम्स होते हैं तो इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आएंगी और आप जो है इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। इसके बाद हमारे साथ जो अगली ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो ये है कि इसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस द नॉर्मल रेंज फॉर टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। टेम्परेचर का नॉर्मल रेंज क्या है, पल्स का नॉर्मल रेंज क्या है, रिस्पायरेशन का नॉर्मल रेंज क्या है और ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या है, इस पर हम बात करेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में लाजमी तौर पर 1 या 2 MCQs आते हैं, तो इसलिए इस पर हम बात करेंगे और जितने भी हमारे साथ नॉर्मल रेंज है वाइटल साइंस के उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उन तमाम फैक्टर्स पर हम बात करेंगे जिसकी वजह से टेम्परेचर, पल्स और इसके साथ साथ रिस्पायरेशन क्या होती है, मुतासिर होती है, इफ़ेक्ट होती है। इसके अलावा हमारे साथ पल्स और रिस्पायरेशन के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स है, खसूसियात है, उस पर हम रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ हम उन तमाम फैक्टर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम वेरियस मेथड्स और हमारे साथ जो मुख्तलिफ साइट्स होते हैं, जगह होते हैं जिसके ज़रिए हम हमारे साथ जो टेम्परेचर होता है, ठीक है,
और इसके साथ जो ब्लड प्रेशर है उसको हम मेजर करते हैं, तो उन वेरियस मेथड्स के बारे में भी बात करेंगे और उस वेरियस जगहों के बारे में भी बात करेंगे जिसके थ्रू हम टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज द साइन ऑफ अलर्ट व्हाइल टेकिंग टेम्परेचर, प्रेशर या टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। जब हम टेम्परेचर लेते हैं, पल्स चेक करते हैं, रिस्पायरेशन चेक करते हैं और इसके साथ ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो इस दौरान हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, तो इस पर आज के लेक्चर में हम डिटेल के साथ बात करने जा रहे हैं। ये लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि लेक्चर को गौर से सुने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इसके बाद जो है फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस लेक्चर को पूरा देख लेंगे और कंसंट्रेशन के साथ सुन लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। हमारा जो यूनिट है वाइटल साइन, तो वाइटल साइन की हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करेंगे और थोड़ा सा सरसरी जो है इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। Vital signs are the indicators of the body physiologic status and response to physical environment and psychological stressors. The vital signs or the cardinal sign are temperature, pulse, respiration and blood pressure. The findings are gone by the vital organs. वाइटल साइन, इसको वाइटल साइन क्यों कहते हैं, वाइटल से क्या मुराद है? वाइटल का मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आपके लिए कोई चीज़ होती है उसको हम वाइटल कहते हैं। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो, बहुत ज़्यादा अहमियत हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाइटल कहते हैं। वाइटल साइन से क्या मुराद है? वाइटल साइन से मुराद ये है कि ये हमारे बॉडी के वो इशारात होते हैं, वो इशारे होते हैं, वो सिग्नल्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने बॉडी के फंक्शंस के जो स्टेटस होती है, उसकी जो हालात होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और इसी तरह से हमारी बॉडी किस तरह से माहौल को रिस्पॉन्स देती है, किस तरह से साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस में वो रिस्पॉन्स देती है। तो इसको जानने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वाइटल साइन कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको वाइटल साइन जो है करार दिया है, क्योंकि इसके थ्रू हम अपने बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी फिजिकल इन्वायरमेंट को किस तरह से रिस्पॉन्स दे रही है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस को किस तरह से रिस्पॉन्स दे रही है, तो इसको जानने के लिए हमें जिन साइंस की ज़रूरत पड़ती है, जिन निशानात की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वाइटल साइन कहते हैं। फिर यहाँ पर आपको बताया गया है कि हमारे साथ जो वाइटल साइन या कार्डिनल साइन होते हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आपके पास टेम्परेचर है, दूसरे नंबर पर आपके पास पल्स रेट आता है, तीसरे नंबर पर आपके पास रिस्पायरेशन है और जो लास्ट नंबर है वो आपके पास ब्लड प्रेशर है। लेकिन अभी जो रिसेंटली आइडेंटिफाई, जो पांचवा हमारे साथ वाइटल साइन आइडेंटिफाई हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेन कहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने अपने माइंड में याद रखनी है। यहाँ पर आपको वाइटल साइन के अलावा जो दूसरा टर्म जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है, कार्डिनल साइन। कार्डिनल का वर्ड कहाँ से लिया गया है? कार्डिनल का वर्ड कार्डियम से लिया गया है। कार्डियम किसे कहते हैं? कार्डियम से मुराद हार्ट है। हमारा हार्ट जो है हमारे जिस्म का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो इसलिए इसको कार्डिनल कहा गया है, क्योंकि ये साइन जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी के जो ओवरऑल फंक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस साइंस को अहमियत देने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया गया है। तो आपने इन चीज़ों को जो है अपने माइंड में याद रखना है। और इसी तरह से हमें ये वाइटल साइन कहाँ से मिलते हैं? ये वाइटल साइन जो है हमारे वाइटल ऑर्गन्स के ज़रिए जो है हमें ये वाइटल साइन मिलते हैं। तो ये एक सिंपल डिफिनीशन थी वाइटल साइन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सही है।
अच्छा जी, अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है सिंपल करके डिफ़ाइन करेंगे। वाइटल साइन आर कॉल्ड कार्डिनल साइन बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ स्टेटस एज दीज इंडिकेट द इफेक्टिवनेस ऑफ सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, न्यूरल एंड इंडोक्राइन बॉडी फंक्शंस। ये तो अभी आपको मैंने बताया कि वाइटल साइन को जो है कार्डिनल साइन भी कहते हैं, और कार्डिनल साइन इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। क्यों? क्योंकि इसी साइन के ज़रिए हम अपनी बॉडी की जो हेल्थ स्टेटस है उसकी हम क्या करते हैं, उसकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसकी हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। क्योंकि इन्हीं साइन के ज़रिए हमें हमारे बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल से मुराद जो नर्वस सिस्टम है, इसके अलावा जो एंडोक्राइन बॉडी फंक्शन है, तो इसके इफ़ेक्टिवनेस के बारे में हमें पता चलता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसी जा रही है, ठीक है, ब्रीथिंग रेट कैसी जा रही है, ब्लड सर्कुलेशन कैसी जा रही है, नर्वस सिस्टम के जो सेंसरी फंक्शंस है या मोटर फंक्शन है या बोथ जो हमारे साथ आते हैं, ठीक है, कैसे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ एंडोक्राइन बॉडी फंक्शन से मुराद ये है कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स की प्रोडक्शन हो रही है, हार्मोन्स के जो फंक्शन है वो कैसे जा रहे हैं। तो इन सब के बारे में हमें जिस चीज़ के ज़रिए पता चलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वाइटल साइंस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से वाइटल साइंस में आपके साथ जो मंदरजैल चीज़ें आती है उसमें पहले नंबर पर टेम्परेचर हो गया, इसके अलावा पल्स हो गए, ठीक है, रिस्पायरेशन हो गई, इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर हो गया, ऑक्सीजन सेचुरेशन हो गई, इसके अलावा प्यूपिलरी रिएक्शन या पेन जो है ये आपके पास वाइटल साइन में आते हैं। और इन्हीं वाइटल साइन के थ्रू आप अपने बॉडी के जितने भी फंक्शन है, जितने भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है, उसको आसानी से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? ओके जी। व्हेन टू टेक वाइटल साइन, अब यहाँ पर हमारे माइंड में ये भी एक क्वेश्चन जो है वो आ रहा होगा कि ठीक है, वाइटल साइन का तो हमें पता चल गया कि वाइटल साइन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, इसकी जो है बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें वाइटल साइन कब लेने होंगे, हमारे पास जब पेशेंट आ जाए तो वाइटल साइन जो है हम कब लेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अब यहाँ पर आपको जो है जवाबात दिए गए हैं, इसको अब हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिस्पॉन्स दिया गया है, जवाब दिया गया है कि वाइटल साइन आपने तब लेनी है जब फर्स्ट टाइम आपके पास पेशेंट आता है और उसकी एडमिशन हो रही होती है, ठीक है, वो एडमिट हो रहा होता है या उसकी इनिशियल असेसमेंट हो रही होती है। तो इनिशियल असेसमेंट के दौरान आपने क्या करने होते हैं, उसके वाइटल साइन लेने होते हैं। वाइटल साइन से मुराद ये है कि उसका टेम्परेचर आपने चेक कर लेना है, उसका पल्स रेट जो है आपने चेक कर लेनी है, उसकी ब्लड प्रेशर आपने चेक कर लेनी है, उसकी रिस्पायरेटरी रेट जो है वो आपने चेक कर लेने हैं। इसके साथ साथ अगर उसको किसी किस्म की पेन हो रही है तो उस पेन को जो है आपने क्या करना है, उसको आपने स्केलिंग के थ्रू जो है उसको आपने मेजर करना है कि आपका जो पेन लेवल है वो क्या है, मॉडरेट है, सीवियर है या माइल्ड है। मतलब माइल्ड से मुराद थोड़ा थोड़ा, मॉडरेट से मुराद थोड़ा ज़्यादा और सीवियर से मुराद बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से आप उनके पेन को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो पहली बात वाइटल साइन के हवाले से ये है कि वाइटल साइन जो है आपने तब लेनी है जब आपके पास पेशेंट फर्स्ट टाइम आते हैं क्लिनिक या हॉस्पिटल। तो इनिशियल असेसमेंट के दौरान आपने उनकी क्या करनी है, वाइटल साइन लेनी है। इसके अलावा ऑन रूटीन बेसिस अगर कोई पेशेंट जो है वो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, तो आप उनकी जो वाइटल साइन है वो रूटीन बेसिस पर क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे कि मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम और नाइट टाइम, ठीक है। ये तीन शिफ्ट्स होते हैं। तो इन 3 शिफ्ट्स के दौरान जो है रूटीन बेसिस पर आपने क्या करने होंगे, चेक करने होंगे। इसके साथ साथ बिफोर एंड आफ्टर इन्वेसिव प्रोसीजर, अगर आप कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो इन्वेसिव प्रोसीजर को करने से पहले
भी आपने क्या करने होंगे, पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने होंगे। और जब आप इन्वेसिव प्रोसीजर कर लेते हैं तो इसके बाद भी आपने क्या करना होगा, वाइटल साइंस को चेक करना होगा। इन्वेसिव प्रोसीजर से क्या मुराद है? इन्वेसिव प्रोसीजर से मुराद ये है कोई इंजेक्शन आप दे रहे हैं या कोई क्या कहते हैं, कोई कैनोला आप पास कर रहे हैं, ठीक है, और उसके थ्रू आप मेडिकेशन देने वाले हैं। तो इस प्रोसीजर से पहले और इन प्रोसीजर्स के बाद जो है आपने वाइटल साइन लाजमी तौर पर क्या करने होंगे, पेशेंट के चेक करने होंगे। इसके अलावा बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन को देने से पहले और मेडिकेशन को देने के बाद आपने क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करने हैं। इसके अलावा एनी डिटेरियोरेशन ऑफ पेशेंट जनरल कंडीशन, अगर आपको पेशेंट की जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें किसी किस्म की डिटेरियोरेशन नज़र आ जाए, डिटेरियोरेशन से मुराद ये है कि वो नॉर्मल से डिविएट कर रहा हो, नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ जा रहा हो, या आपको जो है महसूस हो रहा हो कि पेशेंट की जो हालत है वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने की तरफ जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ रही है, तो ऐसे कंडीशन में आप पेशेंट के वाइटल साइन लेंगे। इसके अलावा बिफोर एंड आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन दैट में इन्फ्लुएंस वाइटल साइन, नर्सिंग इंटरवेंशन से मुराद ये है कि आपने जो एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान बनाया होता है तो उसको जब आप पेशेंट पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, पेशेंट पर अप्लाई कर लेते हैं, तो अप्लाई करने के बाद, ठीक है, और अप्लाई करने से पहले भी आपने क्या करना होगा, वाइटल साइन लेने होंगे, क्योंकि इसके थ्रू फिर आपको आसानी से पता चलेगा कि पेशेंट की जो है केयर देने से पहले क्या कंडीशन थी और केयर देने के बाद अब पेशेंट की क्या हालत है, आया इसमें इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वाइटल साइन को नर्सिंग इंटरवेंशन देने से पहले और देने के बाद क्या करते हैं, वाइटल साइन चेक करते हैं। इसके अलावा प्रियर टू मेडिकल इमरजेंसी, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो मेडिकल इमरजेंसी से पहले जो है आपने क्या करने होंगे, पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने होंगे, ठीक है। तो ये वो कंडीशन है जिसके दौरान आप अपने पेशेंट के वाइटल साइन की क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट से मुराद डेटा जो है वाइटल साइन के हवाले से गैदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे साथ जो पहला वाइटल साइन है जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर के बारे में अब हम बात करेंगे। टेम्परेचर किसे कहते हैं? टेम्परेचर से मुराद दर्जे हरारत। दर्जे हरारत जो है ये आपके पास ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर दर्जे हरारत ज़्यादा हो तो मतलब ये है कि हॉटनेस ज़्यादा होगी, गर्माइश ज़्यादा होगी। अगर दर्जे हरारत कम होंगी तो इसका मतलब ये है कि हॉटनेस कम होगी और कोल्डनेस जो है ज़्यादा होगी, लोगों को सर्दी ज़्यादा फील होंगी। तो टेम्परेचर से मुराद क्या है? टेम्परेचर से मुराद दर्जे हरारत है, ठीक है। सो बॉडी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इट इज़ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, और it is balance between the heat produced by the body and heat loss from the body। बॉडी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो बॉडी टेम्परेचर से मुराद ये है कि हमारे बॉडी का जो दर्जा हरारत होता है, चाहे वो हॉटनेस की तरफ जा रही हो या कोल्डनेस की तरफ जा रही हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। या हमारी बॉडी जो टेम्परेचर को क्या करती है, बैलेंस करती है। कैसे बैलेंस करती है? अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा हो तो इस दौरान हमारी बॉडी क्या करते हैं, हीट को लॉस करती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है हमारे बॉडी से हीट जो है लॉस होती है। इसी तरह से अगर हमें सर्दी फील हो रही हो, अगर हमें जो है ठंड फील हो रही हो, तो इस दौरान फिर हमारी बॉडी हीट को लॉस नहीं करती बल्कि हीट को प्रोड्यूस करती है। और प्रोड्यूस करने के भी मुख्तलिफ तरीके, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, जैसे कि बॉडी की शेवरिंग रिस्पॉन्सेज हो गई, ठीक है, इसके ज़रिए हमारी बॉडी क्या करती है, हीट को प्रोड्यूस करती है। तो इसको कहते हैं टेम्परेचर। सो हीट प्रोड्यूस माइनस हीट लॉस इज इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी जो है सिचुएशन के मुताबिक हमारी बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन रखती है, एक होम्योस्टैटिक कंडीशन में रखती है। होम्यो मीन्स सेम, स्टैटिक मीन्स स्टेटस। सो एक सेम स्टेटस में जो है हमारी बॉडी क्या करती है, इस टेम्परेचर
को क्या करती है, कंट्रोल में रखती है, इसको रेगुलेट करती है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो दो तरह के हमारे साथ क्या होते हैं, टेम्परेचर होते हैं। टेम्परेचर के हमारे साथ टू काइंड्स है, जिसमें पहला जो टेम्परेचर काइंड है इसको हम क्या कहते हैं, कोर टेम्परेचर कहते हैं, और जो दूसरी टेम्परेचर टाइप है इसको हम सरफेस टेम्परेचर कहते हैं। तो अब आगे हम इसको भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों की समझ आप स्टूडेंट्स को आ रही होगी, और जो मैं आपको समझा रहा हूँ तो उसको भी आप समझ रहे होंगे। और इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी तौर पर क्या करना है, अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्वेश्चंस पूछना है, ठीक है। अब आ जाते हैं टेम्परेचर के काइंड्स की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर टेम्परेचर की। कोर टेम्परेचर से क्या मुराद है? कोर टेम्परेचर से मुराद ये है कि हमारे बॉडी के जो डीप टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें ऑर्गन्स वगैरह आ जाते हैं, तो इस से जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होती है, ठीक है, या इसकी जो टेम्परेचर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कोर टेम्परेचर कहते हैं। सिंपल डिफिनीशन यहाँ पर मेंशन की गई है, कहते हैं कि कोर टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडीज़ के जो डीप टिश्यूज़ है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोर टेम्परेचर कहते हैं। डीप टिश्यू से क्या मुराद है, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है, ठीक है, डीप इंटरनल ऑर्गन्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, डीप टिश्यूज कहेंगे। तो उसकी जो टेम्परेचर होती है उसको हम कोर टेम्परेचर कहते हैं। इट रिमेन कांस्टेंट एंड वेरीज वेरी लिटिल एज +1 Fahrenheit except when a person has a fever, which we measure इट विद अ थर्मोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात भी आप लोगों ने अपने माइंड में याद रखना है कि हमारे बॉडी के जो डीप टिश्यूज़ होते हैं, तो इसके टेम्परेचर में चेंजेस जो है बहुत कम आती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है इसको क्या कर रही होती है, होम्योस्टेटिक प्रोसेस के ज़रिए इसको बहुत ज़्यादा जो है मॉनिटर कर रही होती है और इसके टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आने देती। इस वजह से हमारी बॉडी के जो डीप टिश्यूज़ होते हैं, इसके टेम्परेचर जो है कॉमनली या मोस्टली जो है क्या रहती है, सेम रहती है, होम्योस्टेटिक रहती है। और कभी कभी इसमें थोड़ी बहुत जो है चेंजेस आ जाती है, जैसे कि +1 Fahrenheit तक जो है इसमें क्या आ जाती है, टेम्परेचर आ जाती है। लेकिन अगर किसी शख्स को, किसी बंदे को बहुत ज़्यादा फीवर हुई हो, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमारे डीप टिश्यूज़ की जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ रहे होंगे। अगर आप इसको याद कर ले, इस लेक्चर के दौरान ही इसको अंडरस्टैंड कर ले, तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप जो है एग्ज़ाम के लिहाज से प्रिपेयर हो जाएंगे इस लेक्चर के थ्रू ही। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा आता है उसको हम सरफेस टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको थोड़ी बहुत जो है आइडिया हो गई होगी कि सरफेस टेम्परेचर से क्या मुराद है। बाय कंट्रास्ट द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस और स्किन फ्लक्चुएट्स इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। फ्लक्चुएट से क्या मुराद है, फ्लक्चुएट से मुराद चेंजेस का आना, तब्दीलियों का आना, तो इसको कहते हैं फ्लक्चुएट। तो सरफेस टेम्परेचर के हवाले से इसमें कहा गया है कि अगर हम सरफेस टेम्परेचर को देखें तो कोर टेम्परेचर के बनिस्बत सरफेस टेम्परेचर में चेंज जो है बहुत आसानी से आती है और बहुत जल्दी आती जाती हैं। क्योंकि जो सरफेस टेम्परेचर होता है तो ये इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज करता रहता है। जैसे हमारे इर्द गिर्द के माहौल का टेम्परेचर होता है, तो उसके मुताबिक हमारे सरफेस स्किन जो है वो क्या करती है, टेम्परेचर को चेंज करती रहती है। अगर बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो तो हमारी बॉडी का जो सरफेस है, ठीक है, हमारा जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, या एक्सटर्नल बॉडी सरफेस है, जो स्किन है, ये क्या करती है, ये कोशिश करती है कि स्किन जो है वो क्या रहे,
ठंडा रहे, ठीक है, कूलनेस जो है प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा सर्द हो तो फिर हमारा स्किन जो है ये कोशिश करता है कि बॉडी से हीट लॉस ना हो और स्किन जो टेम्परेचर होती है वो क्या होती है, वो गर्म होती है, वो रेज हो जाती है, ठीक है। तो माहौल के मुताबिक जो है स्किन की जो टेम्परेचर है इसमें चेंजेस आती रहती है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की। Normal body temperature is not an exact point on a scale but a range of temperatures. When measured orally for an adult, on an average it is between 36 to 38 degrees Celsius, that is 96.8 to 100 Fahrenheit, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स की अगर हम एडल्ट में ओरली क्या करें, चेकअप करें, ठीक है, थर्मोमीटर के ज़रिए हम क्या करें, एडल्ट को हम चेक करें, उसके टेम्परेचर को चेक करें, तो जो नॉर्मल रेंज है हमारे साथ बॉडी टेम्परेचर की वो क्या है, 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक है। इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो ये फिर 96.8 फ़ारेनहाइट से लेकर 100 फ़ारेनहाइट तक आ जाती है, जो कि आपके पास क्या होंगी, नॉर्मल होंगी, ठीक है। तो ये आपने अपने माइंड में याद रखना है अपने साथ, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज इससे आते हैं। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब हम बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन के हवाले से बात करेंगे कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है इसको कौन रेगुलेट करता है, ये कैसे होम्योस्टेटिक में रहता है, ठीक है, कैसे ये जो है बिल्कुल नॉर्मल रहती है। तो नॉर्मल रहने के लिए भी जाहिर बात है कोई ना कोई सिस्टम होगा जो कि इसको कंट्रोल करती है, इसको मेंटेन रखती है, इसको मॉनिटर करती है। तो इसके हवाले से अब हम बात करेंगे। सो द सिस्टम दैट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर हैज़ 3 मेन पार्ट। वो सिस्टम जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, मेंटेन रखती है, मॉनिटर करती है, तो उसके हमारे साथ 3 पार्ट है, वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। सबसे जो पहला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, सेंसर्स इन द पेरिफेरी एंड इन द कोर। पेरिफेरी और कोर में जो सेंसर मौजूद है, ठीक है, जो सेंसर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। पेरिफेरी से मुराद हमारे जो एक्सट्रीमिटीज़ है, ठीक है, कोर से मुराद हमारा जो स्किन है, ठीक है। सो इसमें सेंसर्स मौजूद है, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर्स मौजूद है जो कि कोल्डनेस के लिए ख़ास तादाद में सेंसर मौजूद है, ठीक है, और हॉटनेस के लिए ख़ास तादाद में सेंसर मौजूद है जो कि कोल्डनेस और हॉटनेस को क्या करती है, फील करती है, सेंस करती है। इसके अलावा हमारे साथ जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, उस सिस्टम का जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, तो वो हमारे साथ क्या है, इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर है, जो कि हाइपोथैलेमस में लगा हुआ होता है, इंटीग्रेटर, ठीक है। इसके अलावा एन इफेक्टर सिस्टम दैट एडजस्ट द प्रोडक्शन एंड लॉस ऑफ हीट। इसके अलावा एक इफेक्टर सिस्टम है जो कि क्या करती है, हीट की प्रोडक्शन और हीट लॉस का काम करती है। अगर हमारी बॉडी को हीट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत हो, जैसे कि सर्दियों के मौसम में हमारी बॉडी को हीट को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत हो, ठीक है, तो फिर ये इफेक्टर सिस्टम क्या करती है, हमारे बॉडी में क्या करती है, हीट को प्रोड्यूस करती है, ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फॉल ना हो बल्कि नॉर्मल रहे, गर्म रहे। लेकिन अगर गर्मियाँ हो तो गर्मियों में यही इफेक्टर सिस्टम क्या करती है, हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उसको क्या करती है, गिराने की कोशिश करती है, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। सो इस गर्मी को, इस हॉटनेस को ख़त्म करने के लिए फिर हमारी बॉडी के सिस्टम क्या करती है, स्वेट्स के ज़रिए हमारी बॉडी की जो हीट है उसको लॉस करती है, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए जो है हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है, जिसके ज़रिए फिर टेम्परेचर जो है ये थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है, ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट सेंसर और सेंसरी रिसेप्टर्स आर इन द स्किन आर मोर रिसेप्टर फॉर कोल्ड देन वार्म, ठीक है, देयरफॉर स्किन सेंसर्स डिटेक्ट कोल्ड मोर एफिशिएंटली देन वार्म। अच्छा जी, अब यहाँ पर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मौजूद है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रहनी चाहिए कि स्किन
जो हमारे साथ लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे साथ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इस स्किन में हमारे साथ जो ज़्यादातर सेंसरी रिसेप्टर होते हैं तो वो कूल्डनेस को फील करने के लिए ज़्यादा सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर से मुराद न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सर्दी को ज़्यादा शिद्दत के साथ क्या करती है, महसूस कराती है बनिस्बत किसके, गर्माइश के। सो इसका मतलब ये है कि गर्माइश के लिए जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्किन में, तो उसकी तादाद कम होती है बनिस्बत किस चीज़ के, कूल्डनेस को फील करने की बनिस्बत जो है हॉटनेस के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी तादाद कम होती है। सो इसी वजह से जो स्किन में मौजूद जो सेंसर्स होते हैं तो वो सर्दी को ज़्यादा महसूस करती है, ठंड को ज़्यादा महसूस करती है बनिस्बत गर्माइश के। थोड़ी सी भी माहौल में थोड़ी सी सर्द आ जाए, ठीक है, ठंडी हवा जो है वो आ जाए तो हमें वो बहुत जल्दी जो है फील हो जाती है, ठीक है। ये क्यों, ये इस वजह से क्योंकि हमारे स्किन में जो कोल्ड रिसेप्टर होते हैं जो कि सर्दी को फील करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सही है। अच्छा जी, when the skin become chilled over the entire body, three physiological processes to increase the body temperature take place, ठीक है। कहते हैं कि जब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाती है, चिल्ड से मुराद ये है कि हमें जब बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है, तो इस सर्दी के लगने की वजह से तीन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो हमारे बॉडी में होती है जिसके थ्रू बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, वो मेंटेन हो जाता है। सबसे पहले हमारी बॉडी क्या करती है, सबसे पहले हमारी बॉडी शिवरिंग को इंक्रीज़ कर देती है। शिवरिंग से क्या मुराद है, सर्दी की वजह से जब हम कपकपाते हैं, ठीक है, हम शिवरिंग कर रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं इनवॉलेंट्री, तो इससे हमारे बॉडी में क्या होती है, हीट की प्रोडक्शन होती है। तो इसी हीट की प्रोडक्शन की वजह से जो इंटरनल टेम्परेचर होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, एक्सटर्नली भी इंक्रीज़ हो जाती है और हमें फिर सर्दी थोड़ी सी कम फील होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ स्वेटिंग इज़ इनहिबिट टू डिक्रीज़ हीट लॉस। इसके साथ साथ स्वेटिंग जो है, हमारी बॉडी जो है स्वेटिंग को प्रोड्यूस करना क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। हम पर फिर पसीना नहीं आता, जो पसीना नहीं आता तो इस वजह से हीट जो है वो हमारी बॉडी से लॉस नहीं होती बल्कि बॉडी के अंदर ही वो जमा होना शुरू हो जाती है और इसी तरह से टेम्परेचर जो है ये ऊपर की तरफ रेज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वेसो कंस्ट्रिक्शन डिक्रीज हीट लॉस। वेसल्स जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, नेरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से हीट लॉस जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये तीन सिस्टम के होने के बाद हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, वो रेज हो जाता है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें फिर सर्दी फील नहीं होती। सही है, कोई कन्फ्यूजन है इसमें? ओके, वेरी गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर की तरफ। बॉडी टेम्परेचर इज़ रेगुलेटेड बाय बैलेंसिंग द अमाउंट ऑफ हीट द बॉडी प्रोड्यूस विद द अमाउंट ऑफ हीट द बॉडी लॉस। बॉडी हीट इज़ प्रोड्यूस एज बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म विच इज़ द सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी। ये तो ऑलरेडी मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर की प्रोडक्शन होती है या टेम्परेचर की जो रेगुलेशन होती है तो ये किस चीज़ के ज़रिए होती है, ये हमारे बॉडी की हीट के प्रोडक्शन, मतलब कितनी अमाउंट में हमारी बॉडी हीट को प्रोड्यूस कर रही है और कितने अमाउंट में हमारी बॉडी हीट का लॉस कर रही है, तो इसके बैलेंसिंग के थ्रू जो है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है, ठीक है, वो मॉनिटर होता है। इसी तरह से जब हमारी बॉडी में हीट की प्रोडक्शन होती है तो ये प्रोडक्शन जो है मेटाबॉलिज्म की वजह से भी हो सकती है, ठीक है, जब हमारे बॉडी में फूड की ब्रेकडाउन हो रही होती है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रही होती है, तो इस प्रोडक्शन के
दौरान जो है बहुत वाफर मिकदार में हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। सर्दियों में लोग खाना क्यों ज़्यादा खाते हैं? इस वजह से ज़्यादा खाते हैं क्योंकि जब वहाँ पर फिर मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रही होती है, तो इससे हीट जो है हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से गर्माइश जो है हम फील करते हैं और हम गर्म रहते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म की वजह से जो है हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो चालू रहते हैं, जिसकी वजह से हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। द हाइपोथैलेमस, a gland located in the brain, act as a thermoregulator. MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये एक पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे ब्रेन में वो कौन सी मतलब वो कौन सा ग्लैंड है जो कि एज ए थर्मोरेगुलेटर के तौर पर काम करती है। तो वो आपके पास हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ये ब्रेन में एक ग्लैंड के तौर पर मौजूद होता है और ये थर्मोरेगुलेटर के तौर पर काम करती है। थर्मो से मुराद टेम्परेचर है, रेगुलेटर से मुराद रेगुलेट करना। सो ये वो रेगुलेटर होता है जो कि हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मॉनिटर करता रहता है। इट इज़ एबल टू एडजस्ट बॉडी टेम्परेचर दैट रिजल्ट इन ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हीट प्रोडक्शन थ्रू आउट द डे, ठीक है। अच्छा जी, इस थर्मोरेगुलेटर की ये काबिलियत होती है या इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको एडजस्ट करती रहती है, उसको इंक्रीज़ करते हुए या उसको डिक्रीज़ करते हुए। सो सिचुएशन के मुताबिक ये हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती रहती है। सही है, क्लियर है? ओके, वेरी गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। द इंटायर हाइपोथैलेमस प्रोमोट्स हीट लॉस थ्रू अ वेज़ोडाइलेशन एंड स्वेटिंग। अब अगर हमारी बॉडी में जो हीट है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुकी हो और जो एक्सटर्नल माहौल है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे कि अभी गर्मियाँ आ रही है, तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में फिर हमारा जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये हीट को लॉस करता है। किस प्रोसेस के ज़रिए? वेसोडाइलेशन के ज़रिए और स्वेटिंग के ज़रिए। ये हमारे बॉडी को ऑर्डर देती है कि वो क्या करे, वेसोडाइलेट करे, वेसल्स को डायलेट कर दे, वेसल्स को खोल दे, ठीक है। तो वेसल जो है ये खुल जाते हैं और इसके साथ साथ हमारे स्किन में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं तो ये पोर जो है खुल जाते हैं, जिसके थ्रू स्वेटिंग जो क्या कहते हैं, स्वेटिंग को क्या कहते हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो इस वाटर के थ्रू जो हीट है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है और इसी तरह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये हीट कंजर्वेशन करता है वेसो कंस्ट्रिक्शन के थ्रू, हीट प्रोडक्शन एंड मेंटेन कोर टेम्परेचर, ठीक है। दो बातें यहाँ पर आपने याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि जो हाइपोथैलेमस है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है। जो एंटीरियर लोब होता है हाइपोथैलेमस का, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हीट लॉस को प्रमोट करता है, मतलब हीट को हमारे बॉडी से लॉस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये गर्मियों में एक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी रेज हुआ होता है, इर्द गिर्द के माहौल का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से गर्मी जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, टेम्परेचर हाई हो चुका होता है। सो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखने के लिए जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, वो एक ऑर्डर जारी करता है। उस ऑर्डर में हाइपोथैलेमस ने ये बात की होती है कि जितने भी वेसल्स है उसको कहे कि आप डायलेट हो जाए, खुल जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ स्किन में मौजूद जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसको कहते हैं कि आप भी क्या हो जाए, ओपन हो जाए। जब ये ओपन हो जाते हैं और इसके साथ साथ जो स्वेटिंग ग्लैंड होते हैं, जिसको हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्वेटिंग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। सो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ये गर्माइश जो है हमारी बॉडी से निकलना शुरू हो जाती है।
दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि हाइपोथैलेमस का जो पोस्टीरियर पार्ट है, इसका काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी में गर्माइश को क्या करती है, जमा करती है। हीट कंजर्वेशन से मुराद ये है कि ये हमारे बॉडी में तपिश को जमा करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? वेसो कंस्ट्रक्शन के ज़रिए वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर देती है, नैरो कर देती है। इसके साथ साथ हीट प्रोडक्शन के ज़रिए, और इसी तरह से हमारा जो कोर टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो ये सिंपल बातें हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्लियर होने चाहिए। सही है। अच्छा जी, थर्मोरेगुलेशन की तरफ आ जाते हैं। थर्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं? थर्मो मीन टेम्परेचर, रेगुलेशन से मुराद रेगुलेट करना। सो थर्मोरेगुलेशन ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, उसको बैलेंस में रखती है, ना उसको ज़्यादा बढ़ने देती है ना उसको ज़्यादा कम होने देती है। ठीक है, बढ़ने इसलिए नहीं देती क्योंकि मिसाल के तौर पर जो नॉर्मली हमारी बॉडी टेम्परेचर है तो वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक ये नॉर्मल रेंज में आती है। मिसाल के तौर पर अगर टेम्परेचर जो है ये 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए और 40 डिग्री सेल्सियस से फिर 1 डिग्री सेल्सियस जो है मज़ीद आगे बढ़ जाए, मतलब 41 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर जो है ये क्या हो जाता है, हाइपर हो जाता है। मतलब टेम्परेचर नॉर्मल से इंक्रीज़ कर गया, नॉर्मल रेंज को इसने क्रॉस कर लिया है। ठीक है, तो एब नॉर्मल हो गया। अब जब ये एबनॉर्मल हो गया तो इस टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, नाम आप सब स्टूडेंट्स ने सुना होगा, आपने जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो ये एंजाइम जो है ये क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये एंजाइम जो है टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब जब टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस हो गई तो एंजाइम्स के जो फंक्शन होते हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं हीट के बढ़ने की वजह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंजाइम किस चीज़ से बने हैं, प्रोटीन से बने हैं, प्रोटीनेशियस नेचर है एंजाइम्स का। ठीक है, और प्रोटीन जो है ये हाई टेम्परेचर में क्या हो जाते हैं, डिनेचर हो जाते हैं। तो इस वजह से जब टेम्परेचर थोड़ी सी मज़ीद और ज़्यादा बढ़ती है तो एंजाइम्स के जो फंक्शन है वो मज़ीद डिस्टर्ब हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और मज़ीद बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से एंजाइम्स के जो शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो फंक्शन होते हैं, सारे क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, सारे डीनेचर हो जाते हैं। तो जब एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे तो फिर एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को एनर्जी नहीं मिलेंगी। जब बॉडी ऑर्गन्स को एनर्जी नहीं मिलेंगी तो बॉडी के ऑर्गन्स फंक्शंस को मेंटेन नहीं रखेंगे और ऑटोमेटिकली हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और फिर हमें इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है। तो थर्मोरेगुलेशन क्या है? बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस के दरमियान जो बैलेंस का अमल होता है इसको थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। सही है। When the amount of heat produced by the body exactly equal to the amount of heat lost, the person is in हीट बैलेंस। ठीक है, जितनी मिकदार में हीट प्रोड्यूस होती है उतनी ही मिकदार में अगर हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको फिर हम होम्योस्टेटिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि टेम्परेचर पर नॉर्मल रेंज में रहती है, सेम रहती है। सो हीट का प्रोड्यूस होना और हीट का लॉस होना ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है थर्मोरेगुलेशन में। हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बॉडी में जब हीट की प्रोडक्शन हो रही होती है, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, तो इसको मेडिकल टर्म में हम क्या कहते हैं, थर्मोजेनेसिस कहते हैं। थर्मो से क्या मुराद है? थर्मो से मुराद टेम्परेचर, जेनेसिस मीन टू सिंथेसाइज या टू प्रोड्यूस। सो थर्मोजेनेसिस मतलब द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। ठीक है, हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट, इसी तरह से हमारे बॉडी से हीट जब एनवायरनमेंट में लॉस होती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्मोलाइसिस कहते हैं। एंजाइम का वो यूनिट आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये सारे टर्म्स वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हुए थे जो आपके पास सुफिक्स में आ रहे हैं। ठीक है, वर्ड के बाद थर्मोलाइसिस मीन क्या? थर्मो मीन टेम्परेचर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, लॉस। ठीक है, सो थर्मोलाइसिस मीन व्हेन
हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी इनटू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड थर्मोलाइसिस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इन टर्म्स की भी आप स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी तौर पर पूछना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतने क्वालिटी लेक्चर्स जो है मैं आप स्टूडेंट्स को फ्रीली प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोगों के लिए मैं सारी रात जो है ये लेक्चर्स तैयार करता हूं। तो मुझे इनकरेज करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोगों का रिस्पॉन्स, आप लोगों के सब्सक्राइब करना, आप लोगों के चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, ये एक मोटिवेशन का काम करती है, एक इनकरेजमेंट का काम करती है। तो लाजमी तौर पर जो है अगर लेक्चर आपको पसंद आता है, आपको थोड़ी बहुत भी जो है मेरी बातों की समझ आ रही है, तो लाइक करना लाजमी बनता है। ठीक है, आपने लाइक कर लेना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और अगर अपने दोस्तों का भला करना चाहते हैं तो उनके साथ भी ये शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ साथ जो है उनकी नॉलेज में भी क्या हो, इजाफा हो और वो भी अच्छे से पेपर दे सके। हीट प्रोडक्शन की अब हम बात करेंगे। सही है, सबसे पहले बात करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में। बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसे हम BMR भी कहते हैं, BMR, इसको क्या कहते हैं? BMR स्टैंड फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो ये क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज दैट योर बॉडी नीड्स टू परफॉर्म बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन लाइक ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। बेसल मेटाबॉलिक रेट ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी क्या करती है, उतने ही मिकदार में क्या करती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करती है जो कि हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी उन तमाम फंक्शंस को कंटिन्यू रखती है, जिसके थ्रू हमारा ज़िंदा रहना, हमारा सरवाइव करना क्या होता है, वो मकसूद होता है, जिसके बेस पर हमारी ज़िंदगी जो है क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। सो बेसल मेटाबॉलिक रेट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज that your body needs to perform basic life sustaining function like breathing and calories is called basic metabolic rate या basal metabolic rate। मतलब यह है कि हमारी बॉडी के जो बुनियादी फंक्शन है उसको मेंटेन रखने के लिए हमारी जितने मिकदार में कैलोरीज से मुराद एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक से क्या मुराद है? मेटाबॉलिक से मुराद मेटाबॉलिज्म है। एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? एनर्जी मेटाबॉलिज्म के ज़रिए प्रोड्यूस होगी। सो हमारी बॉडी को जितनी मिकदार में एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उतनी ही मिकदार में हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, उसकी ब्रेकडाउन होती है, उससे उतनी मिकदार में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वही एनर्जी फिर हमारे हार्ट तक, हमारे लिवर तक, हमारे लंग्स तक, हमारे ब्रेन तक जाती है और इसके थ्रू फिर ये अपने फंक्शंस को मेंटेन रखती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। सही है, मसल एक्टिविटीज़ की तरफ अब हम आ जाते हैं। बॉडी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग एंड ब्रेकिंग डाउन ATP, जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि आपके सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल के तौर पर रोल प्ले करती है, इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATPs की प्रोडक्शन होती है, इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, और ATPs क्या है? ये इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें जो है हमारे साथ बनी बनाई एनर्जी जो है वो स्टोर्ड हुई होती है और उतने मिकदार में स्टोर्ड हुई होती है जो कि हमारी बॉडी को एग्जैक्ट चाहिए होती है। तो इस वजह से इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। सो जब भी मसल एक्टिविटीज़ हो रही होती है तो इस दौरान हमारी बॉडी क्या कर रही होती है? मुसलसल ATP की प्रोडक्शन भी कर रही होती है और साथ में ATP की तोड़ फोड़ भी कर रही होती है, जिसके ज़रिए एनर्जी रिलीज़ होती है और वही एनर्जी के ज़रिए हमारी बॉडी क्या करती है? मूवमेंट करती है। एंड दीज केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हीट ड्यूरिंग। ठीक है, और ज़ाहिरी बात है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब हम मसल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो इस दौरान फिर हमें हीट, गर्माइश फील होती है या नहीं? ये इसी वजह से कि
वहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, वहाँ पर ब्रेक डाउन हो रही होती है, वहाँ पर हम मसल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही होती है और हमें गर्माइश भी फील हो रही होती है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं हीट प्रोडक्शन के बाद हमारे साथ जो अगला टर्म आता है वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या है? इसको हम T3 भी कहते हैं, ठीक है। थायरोक्सिन को हम क्या कहते हैं? T3 भी कहते हैं। ये हमारे साथ थायराइड हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड क्या करती है? इसको प्रोड्यूस करती है। सो थायरोक्सिन ये थायराइड हार्मोन है, स्टिमुलेट डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मोस्ट इश्यूज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। अच्छा जी, जो थायराइड ग्लैंड होता है तो ये एक ख़ास किस्म के थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है जिसको हम थायरोक्सिन कहते हैं, ठीक है। ये थायरोक्सिन क्या करती है? ये थायरोक्सिन ज़्यादातर जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उसमें मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है उसको क्या करती है? स्टिमुलेट करती है, उसको इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। सही है। अच्छा जी, इसके अलावा एपिनेफ्रीन हो गए, नॉर एपिनेफ्रीन हो गए, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की बात करें, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, इसके बारे में तो आपको पता होगा कि हमारे किडनी के ऊपर एक केप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। केप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। इस एड्रेनल ग्लैंड के अंदर हमारे साथ दो पोर्शन होते हैं जिसमें एक हमारे साथ एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है और एक हमारे साथ एड्रेनल मेड्यूला होता है। सो जो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन होते हैं तो ये एड्रेनल मेड्यूला के ज़रिए क्या होती है? इसकी सिक्रीशन होती है। ये एड्रेनल मेड्यूला से इसकी क्या होती है? सिक्रीशन होती है। सही है। सो एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन are released by adrenal medulla and nervous system respectively। जाहिर बात है नर्वस सिस्टम से ऑर्डर आता है, ब्रेन से ऑर्डर आता है किसकी तरफ? किडनी की तरफ। किडनी में हमारे साथ जो एड्रेनल मेड्यूला होता है तो इसको ऑर्डर मिलता है कि आप क्या करें? एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन हार्मोन्स को रिलीज़ करना शुरू करें। तो ये एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन हार्मोन्स को रिलीज़ करना शुरू कर देती है और ये फ्लाइट और फाइट हार्मोन्स इसको कहते हैं, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन्स इसको कहते हैं, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में ये ज़्यादातर रिलीज़ होते हैं। देट आर रिलीज व्हेन द बॉडी इज़ अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस। ड्यूरिंग स्ट्रेस मच ऑफ बॉडी एनर्जी इज़ यूज्ड टू कम्बैट इमिनेंट डेंजर्स, ठीक है। अब जब हम किसी ऐसे सिचुएशन का शिकार हो जाए जो कि हमारे लिए अनयूजुअल होता है, अजीब होता है और हमारे जो एक्सपेक्टेशन होती है उसके मुताबिक नहीं होती, ठीक है, तो हम क्या हो जाते हैं? हम सरप्राइज़ हो जाते हैं, हम थोड़े से स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस का शिकार होने की वजह से हमारी बॉडी इस हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। सो इस हार्मोन्स के प्रोड्यूस होने के साथ साथ हमारे स्किल्स पर भी डिपेंड करती है कि इस सिचुएशन को हम हैंडल करने की काबिलियत रखते हैं या नहीं। अगर रखते हैं तो फिर हम इन्हीं हार्मोन्स के थ्रू क्या करते हैं? उन सिचुएशंस का मुकाबला करते हैं जिसको हम फाइट कहते हैं। अगर हमारे कंट्रोल में ना हो तो फिर हम उस जगह से, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं? उस स्ट्रेसर से जो है दूर जाने की कोशिश करते हैं, भागते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो मुश्किल दरपेश आइए, ताकि जो डेंजर हम फील कर रहे हैं इसको हम क्या करें? ओवरकम करें। तो इस वजह से भी क्या करते हैं? ये एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इस दौरान जाहिर बात है हीट की प्रोडक्शन भी हो रही होती है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम बात करते हैं हीट लॉस की। हीट किस तरह से लॉस होती है तो इसके भी हमारे साथ मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हीट जो है वो लॉस होती है। सबसे पहली बात है रेडिएशन की। सो द इमिशन ऑफ एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन से क्या मुराद है? हमारे बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो एनर्जी इमिट हो रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है, खारिज हो रही होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। यह डिफिनीशन जो है आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद करने हैं, अपने माइंड में इसको मुकम्मल तौर पर क्लियर करके रख देना है, क्योंकि यही डिफिनीशन आए होंगे और आपको कहेंगे कि इसको क्या कहते हैं। तो रेडिएशन
ये आपको याद रहना चाहिए कि जब हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी क्या हो रही होती है, इमिट हो रही होती है। इमिट से मुराद खारिज हो रही होती है, तो इसको हम रेडिएशन कहते हैं। इसके बाद आता है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सरफेस टू द अदर थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। मिसाल के तौर पर आप जो है आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, तो इस गर्माइश को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, आप एक चादर लेते हैं, ठीक है, उस चादर को आप क्या करते हैं, पानी में डबोते हैं, उसको आप क्या करते हैं, उसको आप गीला करते हैं और फिर उसको आप अपने ऊपर डालते हैं। तो इसको अपने ऊपर डालने की वजह से आपको जो है थोड़ी सी ठंडक जो है फील होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उस चादर में क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। वो चादर गर्म हो जाता है और आपकी बॉडी जो है वो ठंडी ठंडी फील होना शुरू हो जाती है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? इस अमल को हम कंडक्शन कहते हैं। जब आप अपनी बॉडी सरफेस के साथ जो है किसी दूसरे सरफेस को कांटेक्ट में लाते हैं और आपकी बॉडी सरफेस से हीट ट्रांसफ़र हो जाए उस दूसरी बॉडी में, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो हीट इज ट्रांसफर्ड बाय सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल के थ्रू ट्रांसफर होती है। कन्विक्शन, अब हम बात करते हैं कन्विक्शन की। कन्विक्शन क्या है? कन्विक्शन इज द डिस्पर्जन ऑफ हीट बाय एयर करंट। मिसाल के तौर पर बहुत गर्मी की वजह से जब आप सांस ले रहे होते हैं तो आपके सांस लेने के ज़रिए और सांस जब आप छोड़ते हैं, ठीक है, तो जब आप सांस को ब्रीथ आउट करते हैं तो इसके साथ साथ वेपर के फॉर्म में हीट जो है वो बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। वेपर कब बनते हैं? वेपर तब बनते हैं जब बॉडी टेम्परेचर या जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो जो वाटर होते हैं वो वेपर्स में, गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो बाहर निकलती है, मतलब वो उड़ जाती है, ठीक है, उस हीट की वजह से उसमें एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से वो अपनी जगह को छोड़कर ऊपर की तरफ चली जाती है। सो इसको क्या कहते हैं? इसको कन्वेक्शन कहते हैं कि एयर के थ्रू हीट जो है वो क्या हो रही होती है, बाहर की तरफ जा रही होती है। सर्दियों में आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, क्योंकि सर्दी हो रही होती है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमें धुआं सा जो है वो फील हो रहा होता है या दिखाई दे रहा होता है, तो उस धुएं को क्या कहते हैं? वेपर्स कहते हैं, ठीक है। तो इस अमल को कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वर्जन या वेपराइजेशन। Vaporization, evaporation is the continuous evaporation of moisture from the respiratory tract and from the mucosa of the mouth as well as from the skin। अब यहाँ पर आपको सिंपल अल्फाज में बताया गया है कि कन्वर्जन या जो वेपराइजेशन है ये वो अमल होता है जिसमें हमारे जो रिस्पायरेटरी ट्रैक या जो म्यूकोजा होता है हमारे माउथ का या स्किन का, उसके थ्रू क्या होता है, वेपर्स के फॉर्म में हीट जो है वो खारिज हो रही होती है, तो इसको हम कन्वर्जन या वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर की तरफ आ जाते हैं। एडल्ट्स में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या होती है, उसकी रेंज क्या है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम ओरली देखते हैं या टेम्पेनिकली देखते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज जो है वो हमारे साथ डिग्री सेल्सियस में एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस है। 1 क्लास से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस में हमारे साथ 37 होती है। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे साथ 98.6 फ़ारेनहाइट बन जाती है। MCQs में ये बार बार आता है। इसी तरह से अगर हम रेक्टली टेम्परेचर को देखें तो रेक्टल टेम्परेचर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ये हमारे साथ 37.6 होती है, ठीक है, 37.6 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में ये हमारे साथ 99.6 फ़ारेनहाइट बनती है। एक्सिलरी अगर हम देखें, ठीक है, आर्म पिट्स में अगर हम देखें तो हमारे साथ क्या होता है, 36.4, थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी सी कम हो रहती है एक्सिलरी में, ठीक है, 36.4 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में ये हमारे साथ 97.6 फ़ारेनहाइट रहती है। सही है। अच्छा जी, फैक्टर इफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी बॉडी टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करती है, मुतासिर करती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे साथ जो फैक्टर आता है वो है एज।
आपकी जो उम्र है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है बॉडी टेम्परेचर के लिए। सो इन्फेंट्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, चिल्ड्रन मोर लेबाइल देन एडल्ट्स एंड elderly are extremely sensitive to environmental changes due to decreased thermoregulatory control। सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फेंट्स की, तो इन्फेंट जो है ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या होते हैं, मुतासिर होते हैं। इसी तरह से जो चिल्ड्रन होते हैं तो भी ये भी बहुत ज़्यादा लेबाइल होते हैं। लेबाइल किसे कहते हैं? लेबाइल से मुराद ये है कि टेम्परेचर के साथ ये जो है एडजस्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर में ये जो है मुख्तलिफ़ टेम्परेचर में ये आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा कि सर्दियों में बग़ैर किसे कहते हैं, बग़ैर स्वेटर के जो है वो घूम फिर रहे होते। गर्मियों में जो है उन्होंने जो है कपड़े पहने होते। तो टेम्परेचर का इन पर इतना ज़्यादा जो है मतलब इनको इतना ज़्यादा तंग नहीं करता, ठीक है, या इसका जो है इनको बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि बच्चे होते हैं। इसी तरह से एडल्ट हो गए। एडल्ट तो आपको पता है गर्मी लगने के साथ ही क्या कर लेते हैं, कपड़े उतार लेते हैं। मर्द हजरात की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से जो एल्डर लोग होते हैं, जो उम्र दराज लोग होते हैं, जिनकी उम्र हो चुकी होती है, तो उन पर एनवायरमेंटल चेंजेस के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं, क्योंकि जो उनका थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है या जो कंट्रोल होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो गई होती है, वीक हो चुकी होती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। डायआर्नल वेरिएशन। डायआर्नल से क्या मुराद है? डायआर्नल से मुराद ये है कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली चेंजेस थ्रू आउट द डे। पूरे दिन के दौरान हमारे बॉडी के टेम्परेचर में जो चेंजेस आती है इसको कहते हैं डायआर्नल वेरिएशन। वेरिएशन से मुराद चेंजेस का आना, ठीक है, तब्दीलियों का आना। सो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली चेंजेस थ्रू आउट द बॉडी वेरिंग एज मच एज 1 डिग्री सेल्सियस बिटवीन अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो रेज़ हो जाता है, क्योंकि सुबह सवेरे थोड़ी सी जो है माहौल जो है वह सर्द हुआ होता है, तो इस वजह से बॉडी टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो जाता है। जबकि आफ्टरनून में ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिक्रीज़ नहीं होता। द पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर इज़ यूजुअली रीच बिटवीन 8 PM एंड 12 मिडनाइट, ठीक है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है जो कि हाईएस्ट होता है, पीक पर होता है जिस पॉइंट्स में या जिन टाइमों में, तो तकरीबन सुबह के रात के 8 PM से लेकर 12 मिडनाइट, मतलब रात के 12 बजे तक जो है टेम्परेचर क्या रहती है, हाईएस्ट रहती है। जबकि लोवेस्ट कब रहती है, रीच ड्यूरिंग स्लीप। जब हम सो जाते हैं तो 4 AM से लेकर 6 AM तक, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है हमारी टेम्परेचर डाउन हुई होती है, जिसकी वजह से सुबह सवेरे हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। सही है। एक्सरसाइजेस की वजह से जब एक्सरसाइज करते हैं बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है, ये तो आप सबको पता है। इसी तरह से हार्मोन्स जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है टेम्परेचर को। सो वुमेन यूजुअली एक्सपीरियंस मोर हार्मोन फ्लक्चुएशन देन मैन। प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन इन वुमेन रेज बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अगर हार्मोन्स में जो तब्दीलियाँ आती है, चेंजेस आती है इसकी सिक्रीशन में, तो वमेन जो है ये ज़्यादा एक्सपीरियंस करती है बनिस्बत मेंस के, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये वमेन में ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी तरह से स्ट्रेस की वजह से भी बॉडी टेम्परेचर क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है। एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और इस वजह से हीट प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और टेम्परेचर रेज हो जाती है। इसी तरह से इन्वायरमेंट की वजह से भी बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर इफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इफेक्ट होती है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसी यूनिट के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी। तो आपने ज़रूर चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह।